सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, फिर एक-एक करके खबरों पर होगी बातचीत। बहुत-बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुरप्रीत। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। रुख करें खबरों का। सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका जो हर देश को आंखें दिखा रहा है, जो देश उसकी नहीं मानता, उसके आगुओं को उठा लेता है या फिर बड़े-बड़े टैरिफ लगाकर हर किसी को आंखें दिखाता जा रहा है। ऐसे ही भारत के साथ हुआ था, बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने का पहले डरावा दिया गया, उसके बाद काफ़ी समय तक शांति सी बनी रही, लेकिन इसके बीच में भी जानकारियाँ आ रही थी कि अंदर बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से ट्रेड डील इसमें बनाई जा सके, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। तो आखिरकार वो दिन आ गया है कि ट्रेड डील जो है वो डन हो गई है। डील बेशक डन हो गई है, लेकिन इसके ऊपर पंजाब के, पूरे देश के किसानों के बहुत सारे सवाल हैं। इसी के साथ आज राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ये तक बोल दिया है कि मोदी ने देश बेचा है। इसको कैसे देखा जाए? अगर ये डील इतनी ही खतरनाक है तो ये कर कैसे ली फिर भारत ने? देखिए, इस पे मैं पहले अमेरिकी पक्ष से इस खबर की शुरुआत करूँगा। अमेरिका के जो खेती-बाड़ी सेक्रेटरी हैं, जो कृषि सचिव हैं, ब्रुक रोलिंस, उन्होंने बयान दिया है कि नई यूएस-इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज़्यादा अमेरिकी खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती व्यापार का घाटा $1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकन खेती प्रोडक्ट्स के लिए एक जरूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। ये है अमेरिकन पक्ष। अब मैं थोड़ा इंडिया का पक्ष भी रखना चाहूंगा। इसमें यही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिकी ट्रेड डील से देश को बेच दिया है। आपने जो खून पसीने की जो कमाई थी, मेहनत की कमाई थी, उससे उसको बेचा है और आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ये लगातार आरोप लगाए। हालांकि जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि ट्रेड डील बहुत बढ़िया है, जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी और डेयरी को संरक्षित रखा जाएगा, लेकिन अमेरिका साफ ही कह रहा है कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है। तो ये है। बाकी जो डील हुई है उसके कारण जो टैरिफ है वो भी 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो ये एक मामला है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है। राहुल गांधी ने एपिस्टिन फाइल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एपिस्टिन फाइल में शायद और बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हैं। जो वजीर हैं, केंद्रीय वजीर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी के, उनका लाभ उठाकर हमने अमेरिका से बेहतर डील की है। तो खैर, ये एक पूरा मामला है। और इसमें जो लगातार जो भारत का पक्ष है, भारत के जो लोग हैं और खासकर किसान वर्ग, वो इस डील की खिलाफत कर रहा है। जी, लेकिन इसी के साथ अगर ये बात हम ध्यान में रखें कि जो पहले टैरिफ बड़ी मात्रा में लगाया जाना था, 50% के इर्द-गिर्द बताया जा रहा था, अभी घटाकर उसको बेशक 18% कर दिया गया है, 18% कर दिया गया है। लेकिन जो माल वहाँ से अमेरिका से भारत में आएगा, जैसे मक्के की बात हो रही थी, वो यहाँ पर कितना प्रभाव डालेगा, इसको अगर देखना हो तो क्या कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो अमेरिकी ट्रेड डील हुई है उसमें जो भारत ये दावा कर रहा है कि जिसमें अमेरिका की ट्रेड डील पे पहला जो बयान कहे भारत का, तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग है उसको फायदा होगा। और इवन ट्रंप का इस नई डील के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया है। तो ये है असल तो मामला। और इसमें
मेरे को लगता है कि जो खेती-बाड़ी वाला मामला उसमें तो नो डाउट नुकसान होगा ही, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो अमेरिकन्स थे वो ये प्रयासरत रहे थे कि उनका जो ये ट्रेड डील हो रही है इसमें खेती-बाड़ी जो इंडियन मार्केट है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए वो बड़ी मार्केट है और उसके लिए वो लगातार प्रयास तो कर ही रहे थे। तो ये है मामला। और इसमें जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने कहा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं लेगा और वेनेजुएला से खरीदेगा। नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रम्प का शुक्रिया कहा है। ट्रम्प ने मतलब जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको डबल जो कर दिया था, पेनल्टी के तौर पे 50% कर दिया था, उसका ये सुनने में आ रहा है कि 18% ही वो टैरिफ लगेगा। और जो मतलब जो रूसी तेल भारत खरीद रहा था उसके कारण जो 25% टैरिफ लगा था वो हटा दिया गया है। तो ये मानना है। और इसमें यही है जो इस पूरी नीति इसको बाय अमेरिकन नीति कहा जा रहा है और इसमें तकरीबन 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान जो है वो खरीदा जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा भी है कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अपने देश के एक मजबूत और सम्मानित नेता हैं। हम दोनों ऐसे लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। यह बात ज़्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। तो ये है। और उन्होंने पूरा ट्रुथ सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत की ट्रेड डील को लेकर पोस्ट भी की है। तो एक जो लॉबी थी वो लगातार काम कर ही रही थी कि अमेरिका जो अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो डिप्लोमेट्स थे और जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे वो लगातार कोशिश कर ही रहे थे। और आखिरी में जो डील है ये दोनों देशों के बीच में हुई है। ये आगे पता लगेगा कि दोनों मुल्कों में नुकसान किसको ज़्यादा होगा। अभी मौके पे ये दिख रहा है कि भारत के किसानों को इस डील से ज़्यादा नुकसान होगा। जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो सो कॉल्ड विश्व गुरु भारत की बात करें तो अब ऐसी घटनाएं बेशक शर्मसार करती हैं। एक तरीके से इस देश में रहने वाले बहुत सारे नागरिकों का सर शर्म से झुका देती हैं। बजरंग दल ने जो बीते दिनों में किया, एक दुकान को बाबा नाम से जो दुकान थी उसको उसका नाम बदलवाने गए। वहाँ पर जब दीपक नाम का लड़का आगे आता है जो बोलता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसने साहसिकता दिखाई, जो काम किया शायद अब वो और कोई नहीं करे। क्यों ना करे? क्यों कि ऐसा डर बिठा दिया जाएगा कि अगर तुम किसी के लिए स्टैंड लोगे, ख़ास तौर पर मुस्लिम के लिए स्टैंड लोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये खबर बहुत बड़ी बन गई है पूरे नेशनल मीडिया के, अगर इसको एंगल से देखें तो बजरंग दल से डरे हुए परिवार ने बेटी को स्कूल तक छुड़वा लिया है। स्कूल नहीं जा पा रही उस दीपक की बच्ची। और दीपक जिस जिम में जिम ट्रेनर की बतौर ऐसे नौकरी करता था, वहाँ से उसका जिम छूट गया है। अभी टारगेट पर है, बजरंग दल ये बोल रहा है कि तुम टारगेट पर हो। कैसे देखा जाए इस देश के निज़ाम को, जब मामला इतना बड़ा भी हो जाता है फिर भी कोई सरकार, कोई व्यक्ति इसको नैतिक या अनैतिक एंगल से नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ मानी जाती है तो एक धड़े की। ऐसे क्यों? देखिए, सबसे जो इस मामले में सबसे जो बुरी बात जो रही, उत्तराखंड सरकार कम्युनल है, वो एक पक्ष को बढ़ावा दे रही है। वो इस कारण हम सबको लगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड में उस घटनाक्रम के बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक दर्ज की गई अज्ञात लोगों के नाम पर, जिसमें बजरंग दल के जो गुंडे थे, मवाली थे, वो आए थे और उस मुसलमान दुकानदार को तंग कर रहे थे, जिसको दीपक ने बचाया था। तो जी। और दूसरी एफआईआर दर्ज की गई उन्हीं उन्हीं गुंडे मवालियों की शिकायत के ऊपर। और उस वो जो एफआईआर दर्ज की उत्तराखंड पुलिस ने, वो बाय नेम दर्ज की। उसमें दीपक का और उसके दोस्त का नाम था कि ये इन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, फोन छीना, चेन तोड़ी। तो आप मतलब हिसाब लगाइए, जो आदमी वहां पर एक बुजुर्ग मुसलमान की हिफाजत में खड़ा हो गया कि भाई आप किसी को ऐसे तंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर तो भाई नेम एफआईआर। जो दूसरे अलग अलग जिलों से इकट्ठा होके आए, ग्रुप बनाकर आए, हूटर बजाते हुए, डंडे लाठियां लहराते हुए, गालियां देते हुए। और मतलब वो गालियां ऐसी थी कि दीपक मुल्ला तू बाहर निकल, दीपक कटुआ तू बाहर निकल, इस किस्म की। और दीपक की माँ बहन को भी गालियां दी जा रही थी।
उनको अज्ञात बना दिया गया, जबकि वो सारे ज्ञात चेहरे हैं, सारे बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई राज्य का सचिव है, कोई राज्य का अध्यक्ष है, सारे बजरंग दल के वहां पर जो लोग थे वो थे। और सब हम भी जानते हैं, बतौर पत्रकार हम अगर कर्नल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं तो उनमें से कई जी, चेहरों को तो हम भी जानते हैं। तो मतलब ये एक अजीब बात है। और वहां पर पत्रकार अजीत अंजुम ने उनको घेरा भी, अजीत अंजुम गए हुए थे रिपोर्टिंग करने, तो पुलिस वालों को घेरा भी कि भाई मैं भी जानता हूं उनको, तो जो दंगा करने आए थे उनको आपने अज्ञात बना दिया। और अभी जो दीपक का परिवार है वो बहुत डरा हुआ है। उनके घर में माँ है, उनकी पत्नी है, उनकी एक बच्ची है, बच्ची तो बहुत छोटी है, वो बेचारी पहली क्लास में पढ़ रही है और अब वो स्कूल नहीं जा पा रही है। दीपक किराए पर लेकर जिम चलाते थे, तो जिम बंद हो गया है, जिम नहीं चला पा रहे हैं, वो भी नहीं निकल पा रहे, और उनकी पत्नी, उनकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। दीपक एक ऐसे परिवार से जिसने बहुत संघर्ष किया है। उनके पिता बहुत बचपन में ही मर गए थे, उनकी माताजी ने चाय बनाने का ठेला लगाया और उससे उस दीपक को पढ़ाया लिखाया और उसको खिलाया पिलाया और बॉडी बिल्डर बनाया। आज आज वो परिवार यहाँ तक पहुंचा हुआ है कि उनका वो एक जिम चला रहे हैं। नो डाउट जमीन किराए पर है, पर जिम उनका अपना है। तो वो इस मुकाम तक पहुंचा है परिवार। और उस परिवार की देखिए, उस माँ ने उस दीपक को कितने अच्छे गुण दिए होंगे कि एक गरीब बुजुर्ग को मारने के लिए जब सैकड़ों गुंडे मवाली इकट्ठा हुए तो वो अड़ गया। और जब उससे बोला गया कि तू कौन होता है, तो हिंदू ही है, तू इस मुसलमान को क्यों बचा रहा है, तो उसने कहा मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। तो बहुत बड़ा जिगरा दिखाया। और मतलब जो दीपक का रास्ता है वही सेकुलरिज्म का रास्ता है कि आप एक कम गिनती के समुदाय के प्रोटेक्शन में खड़े हो जाओ और उस भीड़ के सामने खड़े हो जाओ जो ये सब कर रही है, जानबूझकर कर रही है, ताकि जो कम गिनती के लोग हैं वो वहां से छोड़ छोड़कर चले जाएं, अपने घर, अपने धंधे, अपनी दुकानें छोड़ के चले जाएं। तो हालांकि मतलब देश के बहुत अमन पसंद लोग दीपक के समर्थन में भी उतर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एक पूरा मार्च ही होना चाहिए, सारे लोग अलग अलग राज्यों से जो अमन पसंद है वो सब दीपक के समर्थन में इकट्ठा हों, उसके घर के मतलब पूरा 1 लाख 2 लाख लोगों की रैली होनी चाहिए उसके हक में, तब जाके थोड़ी हिम्मत दीपक को मिलेगी। दीपक ने बहुत हिम्मत वाला काम किया। खबर की ओर बढ़ें तो एप्स्टीन और अंबानी लिंक सामने आया है अभी, जब कई मिलियंस पेपर दोबारा से जनतक हुए हैं, उसमें बहुत सारे और नए और बड़े चेहरे जो एप्स्टीन से मिले, एप्स्टीन के साथ मिले ही नहीं, उन्होंने उसकी उस जो दरिंदगी भरी हरकतें थी उनमें पूरा शमूलियत की। अभी जो अनिल अंबानी हैं उनका जो मीटिंग का एक सामने आई है बात कि उनकी मीटिंग हुई थी एप्स्टीन से। देखिए, जेफरी एप्स्टीन के जो डिवाइसेस थे उनसे को जो रिकॉर्ड मिले हैं उसमें अनिल अंबानी ने मई 2019 में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग जेफरी एप्स्टीन से की थी। और उन्होंने मतलब बतौर मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में हिस्सा लिया था। और रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि अंबानी 2017 से लेकर 2019 तक अमेरिकी जो अपन कहें कि जेफरी एप्स्टीन से नरेंद्र मोदी के ब्याह पे बहुत सारी बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने इवन कई जगह पे जिक्र भी किया कि ही भाई वो इस जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है। तो ऐसी कई सारी चीजें दिखती हैं। तो अनिल अंबानी का जो विवाद था वो आपको याद करिए कि जब जो फाइटर जेट खरीदे गए फ्रांस से, उस समय भी दसोल्ट कंपनी से जब डील हुई है फाइटर जेट्स की, उस समय भी ये रफाल दसोल्ट से रफाल की डील हुई, उस समय भी अनिल अंबानी का नाम चला था 2019 में। और अब जेफरी एप्स्टीन वाले मामले पे भी उछला है और मतलब अनिल अंबानी इस किस्म से बात करें जैसे नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव वही हों। तो ये एक थोड़ा सा अजीब मामला मुझे लगा। जी, जी। उधर बात बैंक घोटाले की करें तो 25,000 करोड़ का जो बैंक घोटाला था जिसमें डिप्टी सीएम की पत्नी सुनेत्रा पवार थी। वैसे अभी दोबारा से ये भी अभी डिप्टी सीएम ही हैं शायद? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है। और जो 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला मामला था उसमें जो सुनेत्रा पवार हैं उनके ऊपर भी जांच चली रही है। वो ईडी के जांच में शामिल हैं। तो ये एक मामला है। और उसमें जो देखिए
जो अजीत पवार है उनका घोटालों से काफ़ी बड़ा नाता रहा और इस वजह से वो इंडिया अलायंस को छोड़कर वो बीजेपी में भी गए। बीजेपी के साथ अलायंस भी किया और जो वहाँ पर स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका घोटाला था, उसमें 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। उसकी ईडी की चार्जशीट में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो अब सूबे की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार वो भी उसमें नामजद हैं और एक एक ये भी बात बताई जाती है कि तकरीबन एजेंसी 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है और उसमें सुनेत्रा और अजीत दोनों का ही इसमें मामला है, दोनों ही इसमें शामिल रहे हैं। तो 2002 से लेकर 2017 तक ये मामला रहा है और जो चीनी मिलें हैं उनका जो कर्ज था उसको लेकर ये मामला था। मैं शायद आपको पहले भी बुलेटिन्स में जिक्र किया है कि जो परिवार फैमिली है वो बेसिकली जो वहाँ के शुगर केन किंग्स हैं महाराष्ट्र के, उनके बनाए हुए पॉलिटिशियंस और उनके हितों के लिए ही वो खेलते हैं। शुगर केन की वहां पर जो चीनी मिलें हैं बहुत बड़ी बड़ी और चीनी और जो गन्ने के बहुत बड़े बड़े किसान हैं उनके वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं। तो वही 25,000 करोड़ का घोटाला वही है जिसमें ईडी की चार्जशीट में सुनेत्रा पवार भी शामिल है। जी। अगली खबर भी अगर महाराष्ट्र की ही ले लें तो आदिवासियों की बड़ी जीत हुई है। महाराष्ट्र में हजारों आदिवासी किसानों ने मार्च किया, उसके बाद सरकार उनके आगे झुक गई है। कौन सी मांग थी आदिवासियों की? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जो आदिवासी थे, वो लगातार संघर्षरत थे और उस संघर्ष में जो आदिवासी हैं, उनकी जीत हुई है। बेसिकली देखिए आदिवासी इलाकों में जो लैंड के जो राइट्स हैं, मतलब ज़मीनी जो हक हैं, जैसे ज़मीन की मालिकी का जो हक होता है, वो आदिवासियों के पास नहीं है। वो जंगलों में रह रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी वहाँ पर खेती भी करते हैं और उनको उन ज़मीनों के हक नहीं मिले, वो पट्टाधारी नहीं है। तो उसको लेकर उन्होंने वो लगातार आंदोलित थे और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया आदिवासियों ने। उसके सामने जो अपन कहें कि सरकार है वो झुकती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने माना है कि जो आदिवासी किसान किसान का जो गुस्सा है वो जायज है और 28 जनवरी को ये बात निकल के सामने आई कि जो आदिवासियों के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनको वो ज़मीन से उनको बेदखल नहीं किया जाएगा और उनको पट्टाधारी कैसे बनाया जाए, मालिकी उनको कैसी दी जाए, उसके ऊपर भी सरकार काम करेगी। तो ये मामला है और देखिए मैं भी मध्य प्रदेश, गुजरात और कई सारे आदिवासी इलाकों में घूमा हूँ, छत्तीसगढ़ भी और महाराष्ट्र के इलाकों में भी। बेसिकली वो जो पुराना गोंडवाना लैंड थी, वो वाला हिस्सा है और उसमें ज़्यादातर जो आदिवासी हैं, वो भील आदिवासी मिलेंगे। तो उन वहाँ पर नो डाउट फॉरेस्ट की ज़मीनें रही हैं और बहुत सारे पहाड़ पठार बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बहुत दुर्गम इलाके रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बीच-बीच में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर नदी, झरने हैं, उनके आस-पास फर्टाइल प्लेन्स भी हैं, फर्टाइल ज़मीनें हैं जिन पे आदिवासी खेती-बाड़ी करते हैं और वो सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत ऐसी है कि आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी उन आदिवासियों को उन ज़मीनों के पट्टे नहीं मिले हैं। उन पट्टों की जो लड़ाई है वो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग सूबों में लड़ी गई है। जैसे मध्य प्रदेश के कई जिलों में कई तहसीलों में किसानों ने ऐसी लड़ाइयाँ जीती भी हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी उनकी जीत हुई है। तो ये ज़मीन की मालिकी की लड़ाइयाँ काफ़ी पुरानी रही हैं। मतलब ये पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अपनी जो लड़ाइयाँ रहीं, वो मुगलों के समय पे भी थी, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी थी। इवन जो संगरूर और ये पूरा इलाका है मालवे का, इसमें तो रेड पार्टी होती थी और उसमें जो प्रजामंडल लहर थी, जो पूरा चाहे राजा जो पटियाला का राजा था या और जो छोटी रियासतें थी, इनके ये बेसिकली असल मालिक ये होते थे और जो किसान होता था वो काश्तकार के खाने में बैठा होता था। तो उसको फिर असल मालिकी जो उसकी मालिकी की लड़ाई है जिसमें मतलब जो नारे होते थे मेरे को मैं एक दिन पढ़ रहा था तो नारे भी ऐसे-ऐसे होते थे कि रहते का घर जोतते की ज़मीन यानी कि जो रह रहा है घरों की ज़मीन भी किसानों के नाम नहीं होती थी। जो जिस घर में जो रह रहा है वो उसका घर और जिस ज़मीन को जो जोत रहा है, जो जुताई कर रहा है, उसका वो खेत। तो इस किस्म के संघर्ष हुए हैं और अब आदिवासियों 150 साल उस उन संघर्षों को अगर आप देखेंगे तो 100 से 150 साल अब बीत चुके हैं। लेकिन ये जो आदिवासी किसान लड़ रहे हैं, ये देखो ये काफ़ी भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, अभी तक इनके साथ ये धक्का हो रहा था। जी, जी।
आगे बढ़ें तो उधर सरकार फिर से बोल रही है कि सोनम वांगचुक बॉर्डर एरिया में लोगों को भड़का रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई चीनी व्यक्ति ऐसी बात करे तो समझ भी। ये अपने आप में काफ़ी विचित्र बात है जो सरकार कह रही है और मेरे को भी समझ में नहीं आया। आज दूसरे दिन सोनम वांगचुक को लेकर सुनवाई थी और उसमें सुनवाई में यही निकल कर सामने आया है कि जो सरकार है, वो लगातार सोनम वांगचुक को कहीं न कहीं इंडिया एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। आज अगर बात करें तो सोनम वांगचुक को सरकार कह रही है कि हमने सोनम वांगचुक को डिटेन इसलिए किया क्योंकि वो पाकिस्तान और चीन से सटे हुए जो संवेदनशील इलाका है वहां पर लोगों को भड़का रहे थे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच के सामने ये सुनवाई हो रही थी और उसमें जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि एनएसए के तहत दी गई शक्तियों की प्रकृति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को कुछ छूट दी जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियमों का पालन नहीं किया गया। तो ये एक मामला है और उसमें सरकार की सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 मुख्य दलीलें थी। पहली तो दलील ये कि भई बॉर्डर का इलाका है, चीन, तिब्बत जैसे जो इलाके हैं वो है तो उसमें मामला है और दूसरा उन्होंने कहा कि चीनी नागरिक ऐसी सरकार कह रही चीनी ऐसी नागरिक ऐसी बातें करे तो समझ में आता है। एक तरफ तो गांधी जी की बात कर रहा था और दूसरी तरफ लोगों को भड़का रहा था, तो ये सैंडविच जैसा कुछ था। तीसरा उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है और जो पब्लिक जो डेकोरम है, उसके उलट उनके भाषण थे और वो कहीं न कहीं ज़रूरी जो आपूर्ति थी उसको भी बाधित कर रहे थे, कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ रहे थे। और ये जो दलीलें हैं, ये सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक के मामले में दी गई हैं। उधर अगर पंजाब की खबर पर बातचीत करें तो उधर श्रोमणी अकाली दल के बड़े आगू विक्रम मजीठिया 7 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। हाँ जी, जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, वो 7 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं और आते ही साथ उन्होंने मूँछों के ऊपर ताव देकर कहा है, मैं झुकूँगा नहीं, दिल्ली हारे हुए केजरीवाल के आदेश आदेश पर पंजाब नहीं चलेगा। देखिए, विक्रमजीत सिंह मजीठिया का जो पूरा मामला, उसमें ना उनको जिला अदालत से मोहाली का जो कोर्ट था, उससे कोई आराम मिला, ना हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट वो गए हुए थे और कल सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिली है। आज वो बाहर निकले 2 बजे पटियाला की नाभा जेल से वो आज बाहर आए हैं। और उन्होंने आते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और ये तो हुआ मामला। अब मेरे को लगता है कि देखो इसमें तो यही है कि जो डेरा मुखी ने जो डेरा ब्यास राधा स्वामी डेरा ब्यास मुखी ने जो बयान दिया और जो उनसे मिल के आए, उसके कारण उन्होंने मतलब एक जो लेजिटिमेसी थी एक वोट बैंक है राधा स्वामी वालों का, तो उसमें कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई सरकार को भी और बीजेपी वालों को भी कि देखो एक पूरा सेक्शन ऐसा है जो इनके साथ खड़ा है। अब उसका कारण ये था कि जो मजीठिया की पत्नी है गनीम कौर, उनके रिश्तेदार हैं जो राधा स्वामी डेरा ब्यास वाले, तो वो उन्होंने अपनी रिश्तेदारी निभाई लेकिन क्योंकि राधा स्वामी का बड़ा वोट बैंक है, तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही वो आपको पता ही है कि वो क्या उससे उन्होंने मैसेज लिया होगा। तो ये था और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं जेल से बाहर आने के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2 सिरहाने थे, मेरी जेल में 32 कैमरे लगाए गए थे, मजीठिया रुकेगा नहीं, ना झुकेगा, तो मेरी पत्नी को बहुत तंग किया गया है, पंजाब का रिवाज नहीं है। इस किस्म के बहुत सारे आरोप जो है मजीठिया ने लगाए हैं। उन्होंने मतलब ये दिखाने की कोशिश की है कि जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली से पंजाब को चला रहे हैं और दिल्ली हारे हुए केजरीवाल के आदेश को पंजाब नहीं चलने देगा। जी, उधर अगर एनकाउंटर्स की बात करें, इसमें जाना जाता है सबसे पहले योगी का राज और योगी ने इन्हीं बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस मारे नहीं तो क्या गोली खाए, पिस्तौल दी हुई है, ट्रेनिंग मिली हुई है। इसको कैसे देखा जाए जब ऐसे बयान जनतक तौर पर दिए जाते हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले। वो ये बिल्ड करने की कह रहे हैं कि जब से मेरी सरकार बनी है, तब से एक जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत बढ़िया हो गया है। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में काफ़ी दंगे होते थे, पुलिस खड़ी होकर देखती रहती थी। लेकिन मैंने आते हुए पुलिस वालों को कहा कि भई जो भी दंगा करे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, उसका उसको मारो उठा के गोली। तो उसके बाद ये हुआ है।
तो ये जो पूरा नैरेटिव है ये योगी आदित्यनाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। तो और मतलब बेसिकली तो यही है, अगर मैं कहूँ कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद हाफ एनकाउंटर्स बहुत हुए हैं, फुल एनकाउंटर्स भी, उनमें ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा और दलित सेक्शन के जो लोग हैं वो ज़्यादा मारे गए हैं। मैं खुद पूरा उत्तर प्रदेश में मैंने सफ़र किया था और अलग-अलग जगह की यात्राएँ करके मैंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे जो बहुत छोटे-छोटे अपराध, जैसे किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा था या कुछ ऐसे जो कहें कि महीने 2 महीने की सज़ा वाले जो अपराध थे, उन अपराधियों को अभी एनकाउंटर किया गया था। उसके ऊपर मैंने पूरी रिपोर्ट भी लिखी थी और वो यात्रा मुझे याद आती है कि कितना बड़ा अन्याय उस समय एनकाउंटर्स के थ्रू पुलिस उत्तर प्रदेश में कर रही थी। ख़ैर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एनकाउंटर्स को जस्टिफाई करने की जो रवायत है, वो हुक्मरानों में बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन उससे जो हुक्मरान है वो अपने करनी से बच नहीं सकते। मेरे को लगता है कि हम ये जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं उनमें देर सवेर न्याय होता है, जस्टिस होता है। मतलब हमने देखे हैं कि 30-30 साल पुराने मामलों में पुलिस कर्मियों को 7-7, 8-8, 10-10 साल की सजाएं होती हमने देखी हैं और बाद में सजा काटनी पड़ती है। एक बार तो पुलिस वाले नेताओं के पंप में आके कर देते हैं एनकाउंटर्स वगैरह, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है वो तो पता ही है। इसमें यही है कि यूपी में पिछले 9 साल के अंदर 15,000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अब आपको नंबर आप सुनिए, 15,000 एनकाउंटर्स, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। उसमें नो डाउट हाफ एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन बड़ा एक नंबर है। मतलब जो पैर में गोली मारने को पंचर करना कहा जाता है, अपना जो सभ्य समाज की भाषा में वो हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। तो ये सारा पुलिस वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कर रही है और इसका कहीं न कहीं उसके लिए अपनी पीठ लगातार योगी आदित्यनाथ ठोकते रहते हैं ताकि जो शहरी सेक्शन है उसकी वोटें हासिल कर सके लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे। पर उससे जो एक माइनॉरिटीज़ और जो दलितों में या फिर एक वर्किंग क्लास में, खासकर मज़दूरों में जो खौफ बैठता है वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जी, और इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।